देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो डिफाइन कर दी थी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड all. Now we are going to discuss today about electrostatic potential. So what is the potential? Actually क्या होता है कि electrostatic energy is depends on charge q, okay, value of charge q at every point. कि आप जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड्स ऑन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. बट हमें हर पॉइंट के लिए ऐसे एक वैल्यू चाहिए ना जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू बता रहा हो उस पॉइंट पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट. मतलब आपको किसी एक चार्ज को वहां तक लेके आना है तो आपके पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिससे आप उस चार्ज को वहां तक लेके आ सकते हो. सो एवरी पॉइंट शुड हैव सम वैल्यू. ओके, तो वो जो वैल्यू होती है, ओके, तो उसी को उसका पोटेंशियल कहा जाता है. That means to bring some charge from infinity to that point, you should know what is the value of that point or what is the energy, potential energy of that point. Okay, so we cannot say directly potential energy, but the potential electrostatic potential of that point, so that we will understand. Like I can say, if you have unit charge, to bring unit charge from infinity to that point, you need 4 volt or 55 volt. Okay, and then that 4 uh, multiply by value of that charge, then it will become its energy. Okay, so so that we need to know what is the potential of electric field at any point. uh, uh, Sorry, what is the electric potential of any point in a given electric field. We should know it. So that consider any general static charge configuration. Okay, general static charge. We define potential energy of place charge Q in terms of work done on the charge. Actually, this is discussed in previous lectures. Okay, कि अगर आपने किसी कोई एक सिस्टम कंसिडर किया, ओके, तो उस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होगा, ओके, कोई सिस्टम आपने कंसिडर किया तो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, उसमें जो स्मॉल क्यू चार्ज आप लेके आओगे वहां पे, तो वो स्मॉल क्यू चार्ज को आप वहां पे लेके आओगे तो उसके लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क क्या होता है, उसकी एनर्जी बन जाता है. ओके, तो दिस वर्क इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू क्यू. मतलब जो वर्क डन था उसका हमने फॉर्मूला देखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या था वहां पे, W इज इक्वल टू ई डॉट डी एल था एक्चुअली, या फिर हम उसको डायरेक्टली क्यू. ओके, वी कैन से दैट दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. ओके, क्यू की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क डन करना पड़ेगा. Okay, so that the sentence says that this work is obviously proportional to q since the force at any point is qe. Okay, किसी भी पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स की वैल्यू होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू q इंटू ई. ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि ये फोर्स का एक इक्वेशन है. ओके, where E is electric field at that point due to a given चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. तो जो भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन उसके कारण उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, और क्यू क्या है, तो जिस चार्ज को हम इंफिनिटी से उस पॉइंट पे ला रहे हैं वो, तो इतना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा हमें. वी हैव टू प्रोवाइड दैट मच फोर्स टू चार्ज क्यू सो दैट इट कम्स टू दैट पॉइंट. ओके, एंड इट इज देयरफॉर कन्वीनियंट टू डिवाइड द वर्क by a amount of charge q so that the resultant quantity is independent of charge q. मतलब क्या हुआ कि अगर ये चार्ज जो W है, मतलब ये वर्क डन जो है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट योर चार्ज क्यू. तो अगर ये प्रोपोर्शनल चीज को, दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी साइन मुझे रिमूव करना है. सपोज वन थिंग आई कैन से दैट कि कुछ ऐसा है मेरे पास कि W, जस्ट अ मिनट. तो ये चीज है मेरे पास. अब
let me say this, let me tell you something कि अब यहाँ पे ऐसा है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q हो गया. ओके, अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो W इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट ले लेंगे हम. सपोज मैं वो कांस्टेंट ले रहा हूँ V. ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते तो हम एक कांस्टेंट लेते, तो आई एम कंसीडरिंग दैट कांस्टेंट एज अ V. ओके, और ये Q तो आएगा. दैट मीन्स क्या, ये कांस्टेंट चीज है तो W कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन Q. अगर मैं Q को डिवीजन में लेके आऊंगा इसके तो W by Q अगर मैं कर दूं तो जो क्वांटिटी बनेगी नई क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q, मतलब वो चार्ज Q पर डिपेंडेंसी नहीं रखेगी. तो वही चीज क्या होती है यहाँ पे, वोल्टेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है उसी को. In other words, work done per unit phase charge is characteristic of electric field associated with the charge configuration. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की ये क्या है, वन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है. एंड दिस लीड्स टू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V ड्यू टू अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. तो यही आइडिया क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट इन द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. दैट मींस क्या हुआ कि सपोज हमारे पास चार्ज Q है. ओके, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये उसके अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स होंगे. ओके, उसके फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक एवरी पॉइंट हैज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. सो दैट जितना डिस्टेंस आप कम रखोगे उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस आप ज्यादा रखोगे योर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू your potential energy varies according to distance. That means if distance increases, potential energy decreases. If distance decreases, your potential energy increases. So that, but it depends on charge Q. कि हम infinity से तो चार्ज आ रहा है, तो चार्ज ला रहे हैं infinity से, तो वो जिस पॉइंट पे भी हम लोग ला रहे हैं वो उस पॉइंट पे डिपेंडेंसी रखता है. तो व्हाट शुड वी डू हियर, तो हम अगर ये चार्ज को जो भी एनर्जी, सपोज कि यहाँ तक आने के लिए मैंने वर्क डन किया है W, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q हो जाएगा कि Q की वैल्यू जितनी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना पड़ा. बट अगर मैं Q को डिवाइड बाय में लेके आऊँ या यूनिट चार्ज ले लूँ उसको, टेस्ट चार्ज विल बी कंसिडर्ड एज यूनिट चार्ज, तो हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, तो फिक्स हो जाएगी वैल्यू. अब इसमें क्या है कि ये चार्ज Q1 था, सपोज इसको Q1 लिख देता हूँ, तब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी इस पॉइंट की. बट अगर मैंने चार्ज दूसरा ले लिया, सपोज कि मैंने Q2 ले लिया, अगर ये Q2 ज्यादा हुआ तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, Q2 कम हुआ तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? दैट मींस at single point your potential energy differs according to the value of Q. बट अगर मैं ये दोनों चीजों को डिवीजन में लेके आऊं तो W by Q1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W by Q2 होगा. Okay, that means your potential at that point will not differ with the charge value. मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स ही होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, चार्ज वैल्यू बदलेगी. ओके, so that this leads to the idea of electrostatic potential V due to a charge configuration. Okay, so work done by the external force in bringing a unit positive charge from point R to P. तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको आपको R से P तक लेके आना है, जो हमने पहले फिगर देखी थी उसमें. ओके, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये Q का कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ पे आपका मेजर चार्ज Q है, उसमें एक लाइन थी जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉल Q को हमने पहले देख चुके हैं, स्मॉल Q को हम R से P पर ला रहे थे. तो ड्यूरिंग दैट वर्क डन, ओके, तो ये जो R पॉइंट था उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ UR, और P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी थी UP. ओके, और वर्क डन कितना था, तो W ऑफ RP, W ऑफ RP इज इक्वल टू था आपका UR UP माइनस UR, मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना था. ओके, UP माइनस UR था. ओके, और ये W कितना था, तो इसी W को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, W इज इक्वल टू यहाँ पे होता है Q इंटू V. W यहाँ पे क्या हो जाता है, Q इंटू वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू Q इंटू V होता है. ओके, देन
अब सबसे पहले जो वर्क होगा WR, तो ये जो वर्क है ये यूपी माइनस यूआर के बीच का डिफरेंस है, तो आपका यूपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो W जो है उसको मैं Q इंटू वी अगर लिखूंगा यहाँ पे, तो Q, और फर्स्ट एनर्जी के लिए यूपी के लिए यहाँ पे आ जाएगा VP, और यूआर के लिए आ जाएगा आपका VR। ओके, और इज इक्वल टू क्या आएगा, यूपी माइनस यूआर, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्यू अगर आप डिवीजन में लेके जाओगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, यूपी माइनस यूआर अपॉन क्यू। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ओके, VR is what? VR is the potential of point R, and VP is what? It is the potential of point P, electrostatic potential, not potential energy. Okay, और ये जो पोटेंशियल होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स होता है, एवरी पॉइंट हैज अ फिक्स पोटेंशियल वैल्यू, और उसी पोटेंशियल वैल्यू को अगर आप जो भी चार्ज को आप ला रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिल जाएगा, या फिर आपको उस पॉइंट पे इंफिनिटी से चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपको मिल जाएगा। So this is what your equation for potential energy or work done. So simply this is the equation, W is equal to Q into V. So V is equal to W by Q. Okay, और ये हो गया आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड विच हैज फिक्स वैल्यू एट एवरी पॉइंट, दिस शुड कीप इन योर माइंड। देखो ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है। और हमेशा देख याद रखना, आप करंट वगैरह जानते होंगे कि हमारे घर में करंट फ्लो होता है, हमारे घर में वोल्टेज आता है 230 वोल्ट या 240 वोल्ट 220 वोल्ट आता है, तो वो वोल्ट मतलब ही वोल्टेज होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअली वी डोंट नीड अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज। मतलब हमें P पॉइंट का पोटेंशियल पता है या R पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। We need to know what is the difference between these 2 points. What is the potential difference between these 2 points? That is more important. जैसे कि अगर वाटर हुआ, अगर वाटर को फ्लो करना है, ओके, तो उसके लिए जरूरी है कि जहां से वो आ रहा है वो सरफेस अपर होना चाहिए और जहां पे जा रहा है वो सरफेस लोअर होना चाहिए, सो दैट वाटर कैन फ्लो फ्रॉम अपर सरफेस टू लोअर सरफेस। तभी वो फ्लो हो सकता है। अगर दोनों सरफेस सेम वैल्यू पे, सेम लेवल पे, देन वाटर कैन नॉट फ्लो। ओके, वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो वैसे करंट का होता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होते हैं, जब जब किसी वायर के एक एंड पे आपका हायर पोटेंशियल होगा और दूसरे एंड पे आपका क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, और ड्यू टू that potential difference between these 2 points, electrons flows from higher potential to lower potential always. Okay, ये चीज याद रखना। तो in practical life you don't need a absolute value of potential, that means this is your absolute value, UP or UR are absolute values of that points, but we do not need absolute values, we need potential difference between these 2 points, then only your current can flow from any system। जैसे आपने वायर्स पढ़े होंगे ना, या आप वायरिंग वगैरह देखी होंगी या कुछ भी देखा होगा ना, तो वहां पे 2 चीजें बोली जाती है, एक न्यूट्रल और एक फेज बोला जाता है वर्ड, हमेशा ध्यान रखना। दो वर्ड्स आपने हमेशा सुने होंगे, एक न्यूट्रल और फेज। अगर आपके घर में भी पावर आ रहा हो ना, तो 2 वायर्स कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें से एक जो वायर होती है वो न्यूट्रल की वायर होती है और दूसरी वायर जो होती है फेज की वायर होती है। अब आप न्यूट्रल की वायर को टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। जब भी आप बोर्ड होगा ना, स्विच बोर्ड, उसमें आप अगर आपके पास टेस्टर होगा तो उससे आप टेस्ट करोगे तो उसके दोनों दोनों जो होल्स है उसमें करंट नहीं आता कभी भी। करंट हमेशा एक होल में आता है, दूसरे में नहीं आता। अगर दोनों में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, वो शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, उसका रीजन होता है कि एक फेज होता है, ओके, और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मींस ग्राउंड होता है, मतलब जीरो पोटेंशियल। एक जो होता है वो जीरो पोटेंशियल, और एक होता है जो जो भी आपका पोटेंशियल आ रहा हो, लाइक 220 वोल्ट या 230 वोल्ट वो। तो ये दोनों
पॉइंट्स के बीच में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, लाइक टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, या फिर आपका वॉशिंग मशीन, लाइट्स, फैन, एनीथिंग. ओके, यू आर कनेक्टेड ओनली बिटवीन दिस टू वायर्स और दिस टू पॉइंट्स. आपने हमेशा देखा होगा एक रेड वायर होती है, एक ब्लैक वायर होती है, या एक ब्लू वायर होती है, ब्लैक वायर होती है, या ग्रीन वायर होती है, ब्लैक वायर होती है. दैट मीन्स ब्लैक ऑलवेज शोज दैट इट इज अ न्यूट्रल वायर. ओके, और जीरो पोटेंशियल वायर. ओके, तो अब 220, एक साइड का पोटेंशियल 220 हो गया और एक साइड का जीरो पोटेंशियल होने के कारण आपका करंट हायर पोटेंशियल के से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और जिसके कारण सिस्टम में करंट फ्लो होता है और वो सिस्टम चलती है. अगर हम दोनों साइड से 220 दे दे तो टोटली जीरो हो जाता है पोटेंशियल, और इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या दोनों साइड से जीरो दे दे फिर भी टोटल जीरो हो जाता है. ओके, सो वी नीड. अब हमारी बॉडी की बात करें कि हमें करंट क्यों लगता है. आप सोचोगे कि हमारे अंदर तो कोई ग्राउंड का ऐसा कनेक्शन नहीं होता, फिर भी हमें करंट क्यों लगता है. तो यू कंसिडर दैट अगर आपने सपोज कोई फेस की वायर पकड़ ली, आपके हाथ में आके फेस की वायर, और आप नीचे जमीन से कनेक्टेड हो, यू आर कनेक्टेड विद द सॉइल. तो सॉइल इज अ बेस्ट कंडक्टर, इट्स अ बेस्ट न्यूट्रल थिंग फॉर एनीथिंग. ग्राउंड बोलते हैं ना, ग्राउंड मतलब जमीन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड हो जाते हैं. सॉइल इज अ वेरी गुड एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन, और इट इज वेरी गुड प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल. मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकती है, प्रोवाइड भी कर सकती है सॉइल. दैट्स व्हाई इसके कारण जब आप फेस की वायर आपके हाथ में आ गई तो आपके पैर नीचे जमीन से लगे हुए थे. दैट मीन्स दे आर ग्राउंडेड, और ग्राउंड होने के कारण सॉइल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी थ्रू पास होते हैं, और इसीलिए हमें करंट लगता है. इसलिए बोलते हैं ना, वो चप्पल वगैरह पहन के काम करना चाहिए, या शूज वगैरह पहन के काम करना, क्योंकि शूज या चप्पल क्या है, इंसुलेटर से, दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल. दे दे आर कटिंग द कॉन्टेक्ट बिटवीन आवर लेग्स एंड ground so that current can't flow through our body. जब तक करंट ग्राउंड नहीं होंगे आपके पैर, तो आपके बॉडी में से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो ओपन सर्किट बन जाता है. सर्किट कंप्लीट होना ही चाहिए तभी करंट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. जो आपने देखे होंगे कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो वायर्स पे बैठे होते हैं, फिर भी उनको करंट नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? बिकॉज दे आर नॉट ग्राउंडेड. ओके, क्योंकि उनको एक सिंगल पोटेंशियल मिल रहा है, एक सिंगल फेज मिल रहा है, बट दे डू नॉट गेट सेकेंड फेज of neutral, so that there is not a potential difference in their body. That's why they don't get shocked. Okay, or they are not getting current. We can say they are not experiencing current when they are sit on these wires. But when you touch that wires, you simply got current because of potential difference between us and between wires and earth. Okay, so the potential is a very important parameter to understand. So that what is the definition of potential? A work done by external force in bringing a positive charge from R to P. This is the potential difference. Actually, BP and VR are the electrostatic potential at P and R respectively. Not as before. That is that it is not an active value of potential, but potential difference that is physically significant. That means uh, it is not actual value of potential. मतलब ये जो potential है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती. तो व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज फिजिकली सिग्निफिकेंट. मतलब वो फिजिकली सिग्निफिकेंट होता है या इंपॉर्टेंट होता है. पोटेंशियल डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस हैज इंपॉर्टेंस, not a single potential. If as before we choose the potential of to be zero at infinity, okay, work done by external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called electrostatic potential at that point. अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली, तो हम लोग क्या करते हैं कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम इंफिनिटी से किसी एक यूनिट चार्ज को ला रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग यूनिट चार्ज. सो वी आर ब्रिंगिंग दिस यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू at any point of electric field in opposite direction to the field is called so the work done to bring or we can say work done by external force. हम लोग external force से यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं. Work done by external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point
is electrostatic potential of that point. Okay, there is no need to know what is the value of q, a small q or charge, because we are considering is as a unit charge, so that we can define potential as a work done by unit positive charge or by q charge. But as we are saying unit positive charge, so the q will come into in division. Understand? Any doubts? So now, in other words, electrostatic potential at any point in a region with the electrostatic field is work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. A qualifying remarks made earlier regarding potential is also energy also apply to definition of potential. To obtain the work done per unit test charge, we should take a infinitesimal test charge del q. मतलब बहुत छोटा टेस्ट चार्ज लेंगे हम लोग del q. Obtain a work done dw in bringing it from infinity to a point and determine the ratio of w by dw by dq, and also external force at every point in a of a path is to equal and opposite to that electrostatic force in the test charge at that point. Okay, so that potential due to a point charge. Now this is very important theory. Okay, it will be there is a possibility that it will be asked in your exam. That is important theory for your exam point of view. So in this theory, what we are going to do, first we will bring 1 coulomb charge from infinity to that p dash point, and then we are simply doing a smaller displacement, displacement, or we will do smaller work to displace this charge from p dash to that point, and so the displacement is delta r dash. Okay, then we will displace it from p dash to p. Okay, and we will calculate complete work done to bring this charge from p dash to p, and then we will get a potential at point p. Okay, so consider point charge q at the origin. For definiteness, take capital Q as a positive. We wish to determine the potential at any point p, position vector of r from origin. So we wish to determine here potential of potential at point p. Okay, which has a position vector of r. Okay, उसका पोजीशन वेक्टर r है और हमें p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो और यहाँ पे हम लोग q को ग्रेटर देन 0 कंसीडर करने वाले. For that we must calculate the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to point p. तो सबसे पहले ये मतलब हमें सिर्फ इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. So we need to bring a unit positive charge, testing charge, from infinity to that point. Okay, so for that, since the work done is independent of the path, we choose a convenient path along with the radial direction from infinity to path p. So work done जो है वो path से independent होता है, so you can consider any path, but for convenient way we will consider only radial path. So the path is in a straight line with in the direction of radius. Path is in straight line, but it is in the direction of radius only. So at some intermediate point p dash. So सबसे पहले क्या करेंगे हम infinity से p dash पे लाएंगे, then we will drag it from p dash to p. Okay, so हमें infinity से p dash तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? So some intermediate point p dash on earth, the electrostatic force on the unit positive charge is. अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? Okay, so this point is the position vector of this point is r dash from origin O. Okay, यहाँ पे दिया है कि ये जो p dash point है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r dash है. अंडरस्टैंड? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Okay, into r cap इसकी डायरेक्शन है. Okay, just a minute.
तो ये क्या हो गई, इट इज शोइंग अ डायरेक्शन वेक्टर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. हमने पढ़ा एक्चुअली दिस फॉर्मूला, वी ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फर्स्ट. 1/4 pi epsilon 0. This is nothing but Coulomb's law to find out force between two charges. तो एक चार्ज हमारे पास है Q और दूसरा चार्ज है 1 कूलम वैल्यू. ओके, अब वेक्टर में फोर्स ले रहे हैं हम लोग और नीचे डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P डैश. तो दिस इज नथिंग बट R डैश स्क्वायर और उनका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R डैश कैप. ओके डन, ये वर्क डन हो गया. दिस इज व्हाट योर वर्क डन. Now where R dash cap is a unit positive unit vector along the O P dash. तो O से P dash के डायरेक्शन का ये क्या है, यूनिट वेक्टर है. वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम R dash to R dash plus delta R dash. अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वर्क डन करना है हमें वापस कहाँ से, तो इसी चार्ज को R dash से R dash plus delta R dash लाना है, मतलब थोड़ा सा नीचे लाना है. एक्चुअली इट शुड बी माइनस बट इट वॉन्ट मैटर्स फॉर हियर. तो नेगेटिव वर्क होगा, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव. और आपने वर्क डन का फॉर्मूला 11th में पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू वेक्टर F इनटू डेल्टा वेक्टर R डैश. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा. डेल्टा वेक्टर R होता है, तो F कितना है हमारे पास, तो दिस इज आवर F और हमें कितना उसको डिस्प्लेस करना है, तो हियर इज गिवन इन द फिगर. तो P डैश से यहाँ तक लेके आना है. ओके, ड्यूरिंग दैट अ स्मॉलर वर्क विल बी डन बाय अस. बट ये वर्क डन हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो मैंने फर्स्ट थ्योरी में बताया था कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F ये होता है. सो दैट हियर वी विल कंसीडर माइनस साइन. ओके, तो यहाँ पे आगे माइनस साइन होगा और जो कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स F इंटू डेल्टा R और cos थीटा होता है. ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, cos थीटा. बट cos थीटा क्या आएगा, 180 आएगा क्योंकि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में और आप इस डायरेक्शन में हो. So both the things are equal and opposite direction. So your angle will be, theta will be 180 angle. Okay, your theta will be of 1 degree. So cos 150 के cos 180 की वैल्यू कितनी थी, cos 180 या cos pi, cos pi की वैल्यू या cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है. That's why you will have minus in front of this equation. Okay, so this is the minus of angle and this is your force. Okay, this is your force and this is your displacement. R dash. Okay, now the negative sign appears because for R dash is negative less than 0. ये R dash हम opposite direction में लेके जा रहे हैं इसलिए negative less than 0 है. So that we will consider ये negative sign. या फिर आप angle से भी negative sign ले सकते हो. देखो दोनों चीजों से negative sign आ सकता है. So that delta W can be positive. Okay, so total work done by external force is obtained by integrating equation from infinity to R. अब टोटल वर्क डन के लिए हमें इसी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि दिस इज द वेरी स्मॉलर वर्क. बट हमें पूरा वर्क चाहिए कहां से, तो हम चार्ज को P डैश से P तक नहीं ला रहे, हम चार्ज को इंफिनिटी से P तक ला रहे. तो व्हाट इज, तो R डैश क्या होगा हमारा, इंफिनिटी हो गया. ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इंफिनिटी और एंडिंग पॉइंट का है, तो R पॉइंट पे लेके आ रहे हैं. हमने इंटरमीडिएट पॉइंट सिर्फ स्मॉलर, मतलब इतनी चीज कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश लिया था. But now we are bringing charge from infinity to P point, so that the R dash will range from infinity to R. So that this is your integration to have a complete work done from bringing a charge from infinity to point P. So we need to integrate it. So minus integration infinity to R, this is its limit, and Q upon, this is equation. But when you are talking about delta W, you will have delta R dash. But when you are
when you are integrating, delta will be converted into d. Your delta will be converted into d. That's why you will get here q upon 4 pi epsilon 0 r dash square into d of r dash. So now here is only one variable, okay, r dash, okay, so that our work is completely depends on only r dash. That's why other terms are constant in this equation. So I'm going to solve this equation on a whiteboard. तो क्या हुआ उसमें कि W इज इक्वल टू दिया है आपको, तो उसमें Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट चीजें, तो उसको हम लोग उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, दे विल कम आउट ऑफ द इक्वेशन. और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ 1 ओपन r डैश का. अब 1 ओपन r डैश का उसको ऊपर अगर लिखेंगे हम तो r डैश -2 हो जाएगा और dr डैश. dr डैश shows that we are going to integrate r डैश टर्म only. अब इसका रूल होता है इंटीग्रेशन का कि जो भी पावर हो, आप ये dr क्या बता रहा है कि किस चीज का इंटीग्रेशन करना है, ओके, तो हमें r डैश का ही इंटीग्रेशन करना है. अब ये r डैश में इसमें रूल होता है एक इंटीग्रेशन का कि अगर -2 जो अगर कोई पावर दी गई है तो जो भी पावर दी गई उसमें +1 करना और क्या करना, आगे माइनस आएगा एक्चुअली यहाँ पे माइनस का, उसमें +1 करना और वही चीज नीचे लिखना. लाइक ऐसे एक रूल है कि x रेज टू n इंटू dx हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x जो भी पावर है उसमें +1 करो और वही पावर क्या करो नीचे लिखो. दिस इज द बेसिक रूल फॉर इंटीग्रेटिंग. ओके, यहाँ पे -2 पावर है तो -2 पावर में अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और नीचे भी क्या आएगा माइनस. सो दैट योर इक्वेशन विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस तो यही है वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आंसर क्या आएगा, तो जो पावर थी आपकी r -1 हो जाएगी और नीचे भी क्या आएगा -1. ओके, जो भी पावर है उसको लिखना, वही भी पावर नीचे लिखना और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r. ओके, लिमिट है. अब ये माइनस हम आगे लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये r -1 है उसको नीचे लिखेंगे तो 1 ओपन r हो जाएगा. r -1 को वी कैन राइट, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया. ओके, तो यहाँ पे आगे आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, डन. और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय r. ओके, और लिमिट कहाँ से, फ्रॉम r टू इंफिनिटी. ओके, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि ये जो r है उसका इंटीग्रेशन किया है तो उसी की जगह पे लिमिट्स रखेंगे हम लोग. ओके, सो दैट फर्स्ट लिमिट इज योर r, so first upper limit minus then lower limit, so q upon 4 pi epsilon 0 and upper limit क्या है r है, तो r की जगह पे क्या आएगा, एक्चुअली ये r नहीं है r डैश है. ओके, दिस इज योर r डैश. तो यहाँ पे क्या होगा, r डैश की जगह पे अपर लिमिट r आएगी, फिर माइनस लोअर लिमिट r की जगह पे इंफिनिटी. बट हमें पता है 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है, 0. 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, याद रखना हमेशा, 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू 0. सो दैट व्हाट इज योर आवर आंसर, so our answer is q upon 4 pi epsilon 0 into 1 by r. तो ये वर्क किस पे हुआ है, ऑन यूनिट चार्ज. ये वर्क हमने किस पे किया है, यूनिट चार्ज. तो चार्ज यूनिट को हम लोग अगर डिवीजन में लेके आए W/1 किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज q अपॉन, q क्या है, तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज. ओके, याद रखना, ये वो चार्ज नहीं जिसको हम लेके आ रहे हैं, ये वो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओके इनटू r. तो r क्या है, तो पॉइंट r is a position vector of point p. Okay, this is what your formula for voltage or potential difference. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम k पर लिख सकते हैं. तो हम फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा, k कैपिटल Q
by R. This is your formula for voltage in a vacuum. Okay, अगर कोई मीडियम हुआ तो फिर वो डिफर करता है, जैसे आएगा वैसे मैं बताऊंगा आपको. This is your solution. So this is your formula for potential difference. Okay, you can see over here. तो देखो V of R, और V of R इसलिए लिखा है क्योंकि it depends on the distance R. डिस्टेंस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज भी चेंज होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे वोल्टेज आपका डिफर करेगा, लेकिन एट द सिंगल पॉइंट इट इज कांस्टेंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे वोल्टेज चेंज होगा नहीं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज? Q upon 4 pi epsilon 0 R. ओके, सो एट पॉइंट P, अब ये पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो Q, देखो Q कौन सा है, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज, तो ये Q हो गया, इसकी वजह से R पॉइंट पे पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा? K Q by R. ओके, देयर इज, देखो ये जो पोटेंशियल है उसको टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू होती है एट दैट पॉइंट. ओके, सो दैट, और हमको पता है कि जो V है यहाँ पे K और Q तो कांस्टेंट है, V डिफर्स बाय 1/R. ओके, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका इक्वेशन और इसके इक्वेशन में इतना ही डिफरेंस होता है कि ये KQ/R है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इक्वेशन KQ/R² होता है. सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफर्स बाय 1/R². ओके, electric field is inversely proportional to R² and voltage is directly inversely proportional to R. Okay, so that here is graph given to you. Okay, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखो फास्टली डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू वोल्टेज. वोल्टेज का डिक्रीज जो है वो स्लोली है, अंडरस्टैंड, क्योंकि वोल्टेज डिपेंड्स ऑन 1/R बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन 1/R². ओके, अगर आपने R इक्वल टू 2 कंसीडर किया तो इसमें 1/2 मतलब 0.5 आंसर आएगा. ओके, बट अगर वही 2 आपने यहाँ पे लिखा तो 1/4 आएगा, मतलब कि 1/4 0.25 हो जाता है. ओके, so it decreases hard, then it decreases by 75%, मतलब ये जब 50% डिक्रीज होता है तब तक ये 75% डिक्रीज हो चुका होता है. so that, okay, so today we are stopping over here and we will discuss in next lecture. Okay, other things we are going to discuss in the next lecture, so refer it properly and understood it. Yes, sir. Okay, ठीक है, चलो.